नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत ने तीसरी बार जीता चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। रोहित की कप्तानी में भारत का दूसरा आईसीसी खिताब। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने उठाए सवाल। भाजपा ने दिया करारा जवाब, कहा अपने गिरबान में झांके आप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 51,000 से अधिक शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। तो आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव ने खोला मोर्चा। भाजपा ने कहा पहले अपने परिवार से आरक्षण खत्म करे आरजेडी। गुजरात दौरे पर अमित शाह। गांधीनगर में पैरा एथलेटिक्स के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर का किया भूमि पूजन। सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती पर जारी किया 150 रुपए का सिक्का। त्रिपुरा में भाजपा सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर मेगा रैली का आयोजन। जेपी नड्डा ने की लड़कियों के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा। कहा योजनाएं मुख्यमंत्री डॉक्टर मानक साहा की है परिकल्पना। और आइए अब शुरुआत करते हैं। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 252 रनों के लक्ष्य को भारत ने 1 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया। भारत की जीत में कप्तान रोहित शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। रोहित ने 76 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 48 रनों का योगदान दिया। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। वहीं रोहित की कप्तानी में भारत का दूसरा आईसीसी खिताब है। इससे पहले भारत ने 2002 और 2013 में भी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया अजेय रही। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शानदार जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के लिए टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। भारत 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है। क्रिकेट इतिहास रचने के लिए खिलाड़ी, प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ सबसे ज्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। मैं भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक असाधारण खेल और एक असाधारण परिणाम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को बधाई। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की ये शानदार जीत और शानदार प्रदर्शन है। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया। देश इस जीत से बेहद खुश है। शानदार प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को बधाई। आज की ये जीत कई युवाओं और महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक ऐसी जीत जिसने इतिहास रच दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत हासिल करने पर टीम इंडिया को बधाई। मैदान पर देश को गौरवान्वित किया और क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित किया। आप हमेशा शानदार प्रदर्शन करें।
और भारतीय टीम की खिताबी जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। आईसीसी टूर्नामेंट में ये भारत की लगातार दूसरी खिताबी जीत है और इससे पहले 2024 में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप का खिताब जीता था। भारत की जीत के बाद देश भर में क्रिकेट फैंस जश्न में डूब गए हैं। लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई समेत तमाम शहरों में लोग ढोल नगाड़े के साथ सड़कों पर उतरे। क्रिकेट फैंस ने आतिशबाजी करके टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हर्षोल्लास के साथ इस जीत का जश्न मनाया गया है। पूरे देश से, तमाम शहरों से इस तरह की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने अब की बार अपना परचम लहराते हुए जिस तरह से इस पूरी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है, ऐसे में वैश्विक स्तर पर जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनकी जो प्रतिभा है उसका लोहा हर कोई मान रहा है। चाहे बैटिंग ऑर्डर हो, फील्डिंग ऑर्डर हो, बॉलिंग ऑर्डर हो, आप सभी में देखिए कि किस तरह से ये अजय बढ़त, क्योंकि एक भी मैच इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं हारा और लगातार जो अपना दबदबा है उसको कायम करता हुआ नजर आया। और यही सब कुछ है जो भारत को इतना श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनाती है। और साफ तौर पर जो तमाम अलग अलग जो देश थे जिनके साथ मैच हुआ, उसमें भारत ने जिस तरह का जो स्कोर चाहे चेस किया हो, चाहे इसके अलावा भारत ने एक मापदंड वहाँ पर सेट किया हो, तो कहीं ना कहीं इस पूरी जीत के साथ तमाम जो कीर्तिमान हैं वो भारत के नाम आए हैं और इतिहास रचता हुआ भारत नजर आया है। और ये जश्न की तस्वीरें साफ तौर पर हर भारतवासी को गौरवान्वित करती है, उनको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देती है कि किस तरह से जो टीम इंडिया है वो लगातार खेल की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में और सार्थक बनाने में कारगर साबित होती हुई नजर आई है। Congratulations to all your audience and congratulations to all Indians watching. We won the Champions Trophy! My belief for middle order batsmen has become extremely increased, and we are going to win. We won the match. I'm so happy. Hip hip hooray! India is the best team in the world right now, and there is no way that India won't win. Like, this is happening. Like, India is going to win. चैंपियन जीते हैं और इसके लिए पूरा श्रेय जाता है रोहित शर्मा को, विराट कोहली को और भारत महान है। तो देखा आपने कि जश्न में किस तरह से पूरा देश डूबा हुआ नजर आया है। और ये जश्न की बात है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का जो खिताब है वो वैश्विक स्तर पर भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका परचम तो बुलंद करता ही है, साथ ही साथ उन्हें गौरवान्वित भी महसूस कराता है, पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। और यही तस्वीरें अपने आप में आने वाले कल के लिए काफ़ी दूर का कीर्तिमान भी रचती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों का रुख करते हैं। जिस तोहफे का दिल्ली की महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था उसकी घोषणा शनिवार को हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली की कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है, जिसके जरिए पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन इसे लेकर आम आदमी पार्टी खुश नहीं है। जाहिर है वो सत्ता में रहते दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगहों पर यह योजना लागू नहीं कर पाए और अब वो इस योजना को लागू करने की बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर जब से भाजपा काबिज हुई है तब से ही आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। भाजपा जहां जनता से किए अपने वादों को पूरा करने में जुटी हुई है, तो वहीं यहां सियासत करने में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को रेखा सरकार ने बड़ा तोहफा देकर खुश कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली की कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी देते हुए इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। इतना ही नहीं, योजना के लिए पंजीकरण करने, मानक और लाभार्थी तय करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में समिति भी बनाई गई। जहां रेखा सरकार इस योजना को लेकर आगे की प्रक्रिया में जुट गई है, तो वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिश
आतिशी महिला समृद्धि योजना को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। आतिशी के इस बयान पर भाजपा ने करारा जवाब देते हुए कहा कि आतिशी के बयान में हताशा और निराशा झलकती है। वह खुद संवैधानिक पद पर रही हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। कैबिनेट की बैठक में पैसे देना तो छोड़िए, कौन पात्र है ये भी नहीं फैसला हुआ। रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा ये भी नहीं फैसला हुआ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पेज की वेबसाइट तक नहीं बनी। कल एक 4 मंत्रियों की समिति बनी। सब जानते हैं कि इस देश में जब किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो एक सरकारी कमेटी का गठन हो जाता है। आतिशी मारलेना के इस बयान में मुझे हताशा और निराशा ज़्यादा दिखती है। वो खुद संवैधानिक पद पर रही हैं, उनको कुछ कानून प्रक्रिया को मालूम होना चाहिए। किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए बजट अप्रूव करना पड़ता है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। वो काम हमने कर दिया। कल 5100 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए। इतना ही नहीं, महिला समृद्धि योजना को लेकर आतिशी के बयान पर भाजपा ने तीखा हमला बोलते हुए सवाल दाग दिया। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने अपने गिरेबान में झांकने की सलाह देते हुए पूछ लिया कि क्या उन्होंने पंजाब में महिलाओं को पैसे दिए थे। आपने 1000 रुपए दे दिए थे क्या? केजरीवाल जी ने दे दिए थे क्या? भगवंत मान ने दे दिए क्या? अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पहले बात करनी चाहिए भगवंत मान से और उसके बाद दिल्ली पे आरोप लगाना चाहिए। हमने जो संकल्प किया है उसको पूरा करेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की सत्ता में आने पर हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अभी भी वादा है। जबकि दिल्ली में चंद दिनों पहले बनी भाजपा सरकार पर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पीएम मोदी का विजन बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि यह भारत की प्रगति के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकता है और देश में एआई के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर काम किया जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने में एआई की भूमिका पर लिखे गए एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। देखिए रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीकी सीमा नहीं है, बल्कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की खोज में एक परिवर्तनकारी शक्ति है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने में एआई की भूमिका पर लिखे गए एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा कर लिखा। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी ने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को सशक्त बनाने में एआई की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यह उनके लिए बेहद उपयोगी होने के साथ साथ नए नए अवसरों के सृजन में भी मददगार है। पढ़िए हमारी नारी शक्ति को समर्पित उनका यह आलेख। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक समाचार पत्र में लेख लिखा। आज की इस तेज गति वाली 21वीं सदी में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में नित नई संभावनाएं उभर रही हैं, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के माध्यम से। एआई न केवल महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकता है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी समान भागीदार बनाने में मदद कर सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक हर मंच पर वुमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके तहत महिलाओं को केवल विकास का लाभार्थी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता भी माना जा रहा है। एआई इस दृष्टि से कई प्रकार से देश की विकास यात्रा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे लिखा, महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में भी एआई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की निगरानी के लिए एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किए जा सकते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ एआई अपराधों को चिन्हित करने और उनकी रोकथाम में मदद करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने अपने लेख में लिखा कि इसके अलावा एआई पावर्ड चैटबॉट्स कानूनी और सुरक्षा संबंधी सलाह देने में मददगार हो सकते हैं, जिससे महिलाएं किसी भी परिस्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त कर सके। इन चैटबॉट्स का इस्तेमाल विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के
पोर्टल पर भी किया जा सकता है, जिससे महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आसानी से पता चल सके। इसके लाभ के बारे में बताते हुए आगे लिखा कि डेटा एनालिटिक्स की मदद से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। एआई संचालित डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। एआई को लेकर पीएम मोदी के विजन के बारे में बताते हुए लिखा, विगत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेकिंग एआई इन इंडिया और मेकिंग एआई वर्क इन इंडिया के विजन पर चलते हुए 10,371.92 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय स्तर के इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी। ये मिशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारियों के माध्यम से एआई नवाचार को बढ़ावा देने वाला एक वृहद इकोसिस्टम स्थापित करेगा। महिलाओं के लिए एआई किस तरह वरदान साबित हो रहा है, इसे बताते हुए लिखा, स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का उपयोग भी महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है। हाल ही में स्वीडन में हुई एक क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि एआई आधारित मेमोग्राफी सिस्टम 29% अधिक स्तन कैंसर के मामलों की पहचान कर सकता है। इसके अलावा एआई आधारित प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स डॉक्टरों को जटिल बीमारियों की पहचान करने और उनके उपचार में मदद कर सकता है। खासकर यह तकनीक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान कर सकती है और संभावित जटिलताओं को रोकने में सहायक हो सकती है। विकसित भारत के मिशन को बढ़ाने में एआई की भूमिका का जिक्र करते हुए लिखा, विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। एआई न केवल महिलाओं के लिए नए अवसरों का सृजन कर सकता है, बल्कि उन्हें समाज में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सक्षम भी बना सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक एक समावेशी और प्रगतिशील समाज की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसका उपयोग केवल आर्थिक या तकनीकी उन्नति तक सीमित न रहे, बल्कि इसे महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी उपयोग किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। राज्य में 3 चरणों में लाखों शिक्षकों की बहाली हुई है। रविवार को टियर 3 में नवनियुक्त 8 जिलों के 51,000 शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया। इसके अलावा बाकी के जिलों के चयनित शिक्षकों को जिला मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में नियुक्त 51,000 शिक्षकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली के अभ्यर्थियों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपा। रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 8 जिलों के 10,739 शिक्षकों को पटना में नियुक्ति पत्र दिया गया, जबकि बाकी चयनित शिक्षकों को उनके जिला मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शिक्षा के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर उनकी सरकार ने बड़ा काम किया है। साल 2005 से पहले राज्य की स्थिति बेहद खराब थी। शाम होते ही लोग बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन आज माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हमने शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम किया है। आज लड़का लड़की सब बराबर हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में शिक्षा सुधारों के लिए सीएम नीतीश कुमार की सोच और पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को खटारा से समृद्ध बिहार बनाने का काम किया है। 2005 में जब वे सत्ता में आए तो 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया था। अब तक 6 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है।
कि आज से 4-5 दिन पहले इन्होंने विधानसभा में घोषणा किया कि हम हाफ सेंचुरी मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करें। बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की बहाली में कक्षा 1 से 5वीं तक के 21,911 अभ्यर्थी, कक्षा 6 से 8 के 16,989 अभ्यर्थी, कक्षा 9 से 10वीं के लिए 15,421 अभ्यर्थी और 11वीं 12वीं के लिए 12,479 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद नवनियुक्त शिक्षकों को अप्रैल तक स्कूल आवंटित किया जाएगा। आगामी नए शैक्षणिक सत्र में नवनियुक्त शिक्षक अपनी सेवाएं दे सकेंगे ताकि बच्चों का पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा सिलेक्शन मुजफ्फरपुर जिला में हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। आज हमें फाइनली नियुक्ति पत्र मिल गया है। मैं पटना से हूँ। मेरा ज्वाइनिंग जहानाबाद में हुआ है और मैं अब 3 बच्चों की माँ हूँ। उसके बावजूद भी मैंने इस मुकाम तक मैं पहुँची हूँ। गांधी मैदान में हमको नियुक्ति पत्र मिला है। बहुत ज़्यादा हम खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद रोजगार हासिल हुआ है और हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिहार में जल्द ही चौथे चरण के शिक्षकों की बहाली भी होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 85,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें 26,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि बच्चों को बेहतर कंप्यूटर की भी शिक्षा मिल सके। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चुनावी वर्ष में बिहार में सियासत गर्म है। नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार जहां तेजी से विकास कार्यों को पूरा कर रही है, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हर बात पर सरकार का विरोध करने को लेकर आमादा हैं। आलम यह है कि सरकार के कामों में मीन मेख निकालकर उसमें सियासत करने का कोई भी मौका तेजस्वी नहीं छोड़ते। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 51,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे, तो तेजस्वी ने इसे भी पिछड़ों के हितों से जोड़ते हुए आरक्षण का राग अलाप दिया। चुनावी साल में बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है, जहां आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 51,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरक्षण का राग अलापते हुए धरना प्रदर्शन किया। तेजस्वी का कहना है कि हमारी सरकार द्वारा बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। TRE 3 शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में भी आरक्षण लागू नहीं होने से इन वर्गों के हजारों अभ्यर्थियों को हजारों नौकरियों का नुकसान हुआ। तेजस्वी 16% आरक्षण के नुकसान की बात करते हुए पोस्टर लेकर धरने पर बैठे, तो भाजपा ने परिवारवाद की राजनीति पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, पहले अपने परिवार का आरक्षण समाप्त करें। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब गुरबा शोषित वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। पहले अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहां पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है, सोच सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात चुनाव के लिए। हर को जो आरक्षण दिए हैं उससे तो मुक्ति दिलाएं। ये इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है, नैतिक स्तर नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोलें। ये बोलने की ताकत है तो नीतीश कुमार को है, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम सुधार करने की बात कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए आरक्षण का हथियार चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज त्रिपुरा में लड़कियों के लिए 2 नई योजनाओं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की। त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लगातार 7वें वर्ष के उपलक्ष्य में अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक मेगा पार्टी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने त्रिपुरा सरकार की इन 2 नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत यदि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में कोई लड़की पैदा होती है
तो राज्य सरकार उसके नाम पर बॉन्ड के रूप में 50,000 रुपये जमा करेगी। लड़की की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसे कुल 10 लाख मिलेंगे, जिसका उपयोग उसकी शिक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। छात्राओं के लिए दूसरी योजना मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है और इस योजना के तहत त्रिपुरा बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षा में बैठने वाली 140 मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। नड्डा ने कहा कि इन दोनों योजनाओं की परिकल्पना मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने की है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर में पैरा एथलेटिक्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधा वाले हाई परफॉर्मेंस सेंटर का निर्माण करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए भूमि पूजन किया। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर से राज्य भर के पैरा एथलीट को मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खेलों के मद्देनजर खिलाड़ियों के लिए इस केंद्र में हाईटेक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ये स्पोर्ट्स सेंटर दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, रिसोर्स व सहायता प्रदान कर उनकी क्षमताओं को विकसित करने का काम करेगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर में पैरा एथलेटिक्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधा वाले हाई परफॉर्मेंस सेंटर का निर्माण करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भूमि पूजन किया और इस केंद्र की घोषणा से राज्य भर के पैरा एथलेटिक्स में उत्साह नजर आ रहा है, जो इस केंद्र को बेहतर ट्रेनिंग पाने और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए अहम बता रहे हैं। पैरा एथलीट से बात की हमारी संवाददाता मेघना ने। यहाँ पे पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन का जो ये हमारे लिए संस्कूल बनेगा, उससे हमारे पैरा खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ आगे बढ़ने का, हमारा कोच होगा, हमको ट्रेनिंग मिलेगी और हम नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। अभी जो फैसिलिटी लास्ट 5-6 साल 10 साल में जो डेवलप हुई है, उससे एक परफॉर्मेंस लेवल गुजरात के पैरा एथलीट्स का, पैरा प्लेयर्स का इतना बड़ा है कि जो बच्चा आज से 10 साल पहले कभी पैरा प्लेयर के तौर पे जाना नहीं चाहता था, वो आज पैरा प्लेयर के तौर पे जानने लगा है। यहाँ पे जो सेंटर खुलने वाला है उससे हमें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि कोई नई नई कॉम्पिटिशन्स अभी गुजरात में डेवलप होने वाली है, जो हम पैरा ओलंपिक को प्रेजेंट करेंगे इंडिया थ्रू, उसमें से हमें बहुत सारा बेनिफिट होगा। जहाँ से हमारे गुजरात के नए नए प्लेयर्स आएंगे, नए चेहरे आएंगे, जो मोदी जी चाहते हैं कि हमारा वो एक स्लोगन है, डायलॉग है, खेलेंगे गुजरात बटेगा गुजरात, तो उससे हमें बहुत ही क्वांटिटी में फायदा होने वाला है। यह केंद्र 316 करोड़ की लागत से तकरीबन 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसमें तकरीबन 12 प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए जो खिलाड़ी हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे सिटिंग बास्केटबॉल, सिटिंग वॉलीबॉल, जूडो है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस जैसे खेलों के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और उसके साथ ही यहाँ पर इंडोर हॉल और मल्टीपर्पज हॉल भी बनाए जाएंगे, जहां पर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हो सकेगी। इतना ही नहीं, यहां पर 66 रूम का एक हॉस्टल भी खिलाड़ियों के लिए बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, गांधीनगर, गुजरात। और गुजरात के गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिलिंग द्वारा नव निबंधित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह में हिस्सा लिया। समारोह पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आज का दिन गुजरात की न्याय व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक है। आज गुजरात बार काउंसिल द्वारा गांधीनगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में एक साथ 11,000 से अधिक युवा अधिवक्ताओं ने न्याय व कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये अधिवक्ता मोदी सरकार के 3 नए आपराधिक कानूनों के उद्देश्य को साकार करने और देशवासियों को त्वरित व सुगम न्याय दिलाने के साथ उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान आचार्य
भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के स्मारक सिक्के का विमोचन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि कर्म, धर्म, ध्यान और ज्ञान को जीवन मूल्य बनाने वाले पूज्य बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में जारी ये स्मारक सिक्का उनकी स्मृति को अमर बनाएगा और आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों को जानने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति बेहद लोकप्रिय है और यहाँ पर आमतौर ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हुए नजर आते हैं और बेहद उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर। यहाँ पे बहुत सी तैयारी हो रही है उनके विजिट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और मॉरिशस बहुत ही एक्साइटेड हैं। हम सब भारत से हैं और हम पिछले 10 साल से यहाँ मॉरिशस में रह रहे हैं, तो जब हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एंड exhilarating experience because we are proud of our country. नरेंद्र मोदी जी हमारे मॉरिशस में आ रहे हैं, सो बहुत गर्व की बात है क्योंकि मॉरिशस में उनका बहुत अच्छा काम है। बहुत लोगों को उनका काम पसंद है। यहाँ पे आप मेट्रो देख सकते हो या फिर जैसे ये इंदिरा गांधी जो कल्चर सेंटर है, इससे बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, तो लोगों ने उनका काम देखा है, तो अभी उनको मिलना भी है उनसे। मैं इतनी खुश हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं। शायद मैं हिंदुस्तान में होती तो मुझे मौका नहीं मिलता। मेरे को बहुत इंतजार है। मेरा तो मन है कि मैं एयरपोर्ट ही जाके उनको देख लूँ। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय संस्कृति केंद्र में भव्य तैयारियां चल रही हैं। यहाँ के छात्र पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस कला केंद्र के छात्र पीएम मोदी के स्वागत में कथक की शानदार प्रस्तुति भी देंगे। संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़े हैं दो देश, भारत और मॉरिशस। मॉरिशस में करीब 70% भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तभी तो मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा जाता है। ये लोग भारत और मॉरिशस को गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक बंधन से बांधते हैं। समान भाषा, समान रीति रिवाज, समान त्योहार, और कह सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मॉरिशस यात्रा है उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। प्रधानमंत्री यहाँ पर कम्युनिटी इवेंट में भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे और उसको लेकर खासी तैयारियां हैं। साधना जी, क्या कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री के जो कम्युनिटी इवेंट को लेकर? क्या खास कार्यक्रम आपने तैयार किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट इन मॉरिशस एंड आई एम परफॉर्मिंग along with my students a welcome dance and also a folk dance performance. भारत और मॉरिशस का बहुत ही स्पेशल रिश्ता रहा है because Mauritius is like a little India. Here all we celebrate Diwali, Holi, eat every culture from India, and it's a very special bond. So it's a honor for us and for Mauritian people that he is coming here. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं और मेरी जो दोस्त हैं, हम मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने नृत्य कर रहे हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी मच एक्साइटेड। मॉरिशस को एक छोटा सा भारत ही माना जाता है और दोनों देशों में उनकी संस्कृति, उनकी जो भाषा है एक समान है। तो अगर मोदी जी यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है और भी गहरा हो जाएगा। पहली बारी मोदी जी के सामने परफॉर्म करेंगे। सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड। काफ़ी दिनों से हमारा रिहर्सल चालू है, सभी लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सो उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही वो आए हम लोग उनको ही देख के उन पे ही फोकस रहेगा हमारा। बट विल ट्राई टू डांस, मतलब उनके ही सामने हम लोग अच्छे से परफॉर्म करने। और वहीं पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगी। कितनी महत्वपूर्ण है पीएम मोदी की ये यात्रा, इसे लेकर डीडी न्यूज ने भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव से खास बातचीत की। देखिए।
मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ इस वक्त मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्री अनुराग श्रीवास्तव मौजूद हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा, कितनी सिग्निफिकेंस है इस यात्रा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, और 12 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, मॉरिशस के लिए एक बेहद अहम दिन है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस यात्रा को? प्रधानमंत्री जी की ये जो राजकीय यात्रा है 11 और 12 मार्च को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये यात्रा जो है 12 मार्च को जो नेशनल डे सेलिब्रेशंस है उसमें उनको इनवाइट किया गया है एज चीफ गेस्ट। और डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। राष्ट्रीय दिवस के जो समारोह है, जो उसका जलसा है, उसके उत्सव की क्या कुछ तैयारियां हैं? मॉरिशस के ओर से जो नेशनल डे सेलिब्रेशंस हैं उसके साथ साथ हमारे ही तरफ से हमारा एक मार्चिंग कंटिजेंट इसमें भाग लेगा। एक नेवल शिप INS इम्फाल खास तौर से इस मौके पे मॉरिशस आएगी, और हमारा इंडियन नेवी का मार्चिंग कंटिजेंट जो है इसमें भाग ले रहा है। जो भारत से सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाएं हैं वो किस तरह से मॉरिशस में उसका एक अलग से परिदृश्य बदल रही है, और जो भारत मॉरिशस के रिश्तों की जो मजबूती प्रदान करती है वो हम देख रहे हैं मॉरिशस में। उस लिहाज से और क्या कुछ और योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री इस बार करेंगे अपनी यात्रा? देखिए, हमारा जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप का संबंध है वो बहुत ही मजबूत है। हम एक तरह से मॉरिशस के प्रिफर्ड डेवलपमेंट पार्टनर, और ये हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है। हमारा जो पिछले एक दशक को ही ले लीजिए, पिछले 10 साल में करीब $1.1 बिलियन के लागत से हमने यहाँ पे कई परियोजनाओं को सपोर्ट किया है। भारत और मॉरिशस का हम बढ़ता हुआ सहयोग देख रहे हैं। संस्कृति तो है ही, व्यापार इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। किस तरह से आप देखते हैं कि जो द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर जो बातचीत होनी है, उनकिन विभिन्न क्षेत्रों में हम और बेहतर सहयोग की हम उम्मीद कर सकते हैं? व्यापार को भी लेकर काफी कुछ बातचीत होगी, और इसमें उम्मीद है कि हम कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी साइन करेंगे जिससे कि हमारा व्यापार और आगे बढ़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो जो वैश्विक स्थितियां हैं, जो उसके लिहाज से किस तरह से देखते हैं? दोनों देशों के साझा हित हैं और उनको और प्रगाढ़ता भी मिलती हुई नजर आएगी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से। उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? मॉरिशस भी कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ भारत को देख रहा है? आपको याद होगा कि मार्च 2015 में जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, जो सागर विजन है उसको यहीं से अनाउंस किया गया था, और सागर विजन जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल लेकर हमारा हिंद महासागर के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, उसमें मॉरिशस का एक विशेष रोल है। मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है उसमें, और इस पॉलिसी के तहत हम मॉरिशस के साथ हमने काफ़ी कुछ काम किया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का क्षेत्र आप ले लें, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी में उनके पास एक बहुत विशाल EEZ है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो उस EEZ की निगरानी करने में हम उनके साथ काम करते हैं। अगर हम व्यापार की बात करें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है दोनों ही देशों के रिश्तों का। मॉरिशस एक बहुत ही मजबूत व्यापारिक भागीदार है हमारा। किस लिहाज से इस यात्रा के जरिए आप उस पहलू में, व्यापारिक रिश्तों में और मजबूती बढ़ते हुए देख सकते हैं? क्या कुछ महत्वपूर्ण और समझौतों की होने की उम्मीद है? हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है मॉरिशस के साथ वो बहुत ही मजबूत है, और ये रिलेशनशिप 2021 में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे कि ये जो रिलेशनशिप है और मजबूत हो। हम ट्रेड पार्टनर के तौर पे हम मॉरिशस के लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं, और निवेश देखा जाए तो मॉरिशस जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स कंट्री है भारत में निवेश के लिए। तो यहाँ पर काफी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा को लेकर। लोकतंत्र की बात करें, विकास या विरासत, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर भारत और मॉरिशस साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, मॉरिशस। पीएम मोदी की यात्रा को और विशेष बनाने के लिए कई तरह के आयोजन किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है आयुष फूड मेला। इन फूड स्टॉल पर भारत के विभिन्न व्यंजनों को परोसा जा रहा है। साथ ही इन स्टॉलों पर भारत के विभिन्न संस्कृतियों की झलक भी देखने को मिल रही है। डॉक्टर शिखा इस मेले में विशेष प्रकार की चाय को परोस रही हैं।
आयुष फूड मेले में, जहां पर भारत के विभिन्न प्रांतों का देसी स्वादिष्ट खालिश भोजन मिल रहा है और खासी भीड़ जुटी है यहां पर भारतीय खाने के लिए। और साथ ही ये जो स्टॉल है ये मेरा ध्यान खींच रहा है, क्योंकि अगर आप अपने देश से बाहर आते हैं ना तो वो चाय जरूर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जो चाय मिल रही है वो भी 10 तरह की चाय, अलग अलग तरह की भारतीय चाय यहाँ पर आपको मिल रही है, 20 तरह की चाय। मेरे साथ डॉक्टर शिक्षा मौजूद है। किस तरह से आप देखती हैं चाय, भारतीय खाना हमें यहाँ पर एकजुट करता है दो देशों को, लेकिन काफी एक उत्साह हमें दिख रहा है, कहाँ एक उत्सव दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर आने की जो तैयारी है उसको लेकर। कितने उत्साह है, कितना एक्साइटेड है आप? अरे जया जी, कभी कभी ये जो उत्साह है वो मैं शब्द से परे है, क्योंकि इतना हम लोग सब इमोशन से फ्लो हो रहे हैं, एकदम इमोशनल फ्लो हो रहा है। क्योंकि जो हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री हैं वो मतलब समझिए वो इस तरह से हमारे भारतीयों के लिए देश भारत से बाहर उन्होंने इतना हमें भारतीय होने का एहसास और इतना गर्वशाली किया है कि ऐसे प्रधानमंत्री एक राम के स्वरूप हैं। अब हम थोड़ा भोजपुरी बोले चाहब कहे तो हमार मॉरिशन जितना भाई बहन लोग बा गांव में सुनी और भारत में भी सुनी हन, जितना बिहार यूपी के लोग कि हमार मोदी जी, श्रीमान मोदी जी के आवे से हर हिंदू ना खाली बिहार यूपी के पर पूरा भारत के जे लोग बा, मॉरिशस में जे भारत से आयल हवन लोग, उ सब जे आज भी इतना खुश हवन दिल से कि लगता कि अपन जैसे कोई माहौल एगो फेथ एगो फेस्टिवल में बनेला, एगो पर्व में बनेला, ओ तरह से सब कोई अपन अपन कुछ संस्कृति कला दिखावे में जुड़ल हवन। तो हमनी बहुत ज्यादा दिल से खुश हैं और दिल से आभार प्रकट करत हैं कि हमनी के प्रधानमंत्री आवत हवन और हमनी के गर्वशाली करत हवन। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुर्वेद और श्री अन्न को दुनिया भर में प्रचलित करने में अहम भूमिका निभाई है। भारत से शुरू हुए इस अन्न क्रांति की गूंज मॉरिशस में भी देखने को मिल रही है। अब दुनिया भर के लोग बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज को अपने खानपान में शामिल करके स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, एक तरह का सुपर फूड है मिलेट्स। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस पर ध्यान आकर्षित किया तभी हम लोगों को एहसास हुआ कि हम मिलेट्स को कितना कुछ बना सकते हैं। और यहाँ पर हम उसकी तरफ देख रहे हैं कि बाजरा, ज्वार, इन सबको मिलाकर यहाँ पर बहुत ही शानदार खाना यहाँ बनाया गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस आ रहे हैं, कितनी उत्साह है उनके आने से और क्या कुछ तैयारियां हैं? Well, I think there is a lot of excitement because it's also our independence, and with our, focus on Ayurveda and healthcare and well-being, I think millets are, at the center. If we want some healthy, tasty food, we can use millets in a variety of ways. मोदी जी के आने से हम ज़्यादा ही उत्साहित हैं। तो जो मॉरिशस जो है हमें लोग लिटिल इंडिया के नाम से जानते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी जी आ रहे हैं हमारे देश में, मॉरिशस में। हम सब बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं और बहुत खुश हैं और बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ के मॉरिशस के नेशनल डे पे वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये आशा करते हैं कि भारत और मॉरिशस के रिलेशनशिप और ज़्यादा सुधरेंगे और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार नए प्रयोग कर रहा है। कार्बन एमिशन को कम करने के लक्ष्य के लिए भारत नवीकरणीय ऊर्जा निर्भरता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका ट्रांसमिशन बिना रुकावट के है, जिसको लेकर दिल्ली में ग्रिडकॉन 2025 में मंथन चल रहा है। ग्रिडकॉन 2025 सम्मेलन और एग्जीबिशन 11 मार्च तक चलेगा, जिसमें इस क्षेत्र के पेशेवर, शिक्षाविद और शोधकर्ता मंथन करेंगे कि किस तरह से एक विश्वसनीय, कुशल और मजबूत बिजली ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति की जा सके। देश को 2047 तक अगर हमको विकसित भारत बनाना है तो फिर पावर का उतना ही बड़ा योगदान है। जेनकोज और डिस्कॉम्स, ये दो रोल हैं, लेकिन दोनों अपने आप में काम नहीं कर सकते जब तक ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाने वाली आप लोगों की फोर्स काम में नहीं आएगी। शरीर के अंदर हार्ट है, ब्लड पैदा होता है, लेकिन शरीर के हर अंग को ब्लड चाहिए, उसके लिए धमनियां चाहिए, एक सिस्टम चाहिए आर्टरीज का।
तो जो आरटीज का सिस्टम है वो पावर ग्रिड दे रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर है और भारत सरकार की उम्मीद है कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए ट्रांसमिशन की है, जिसको लेकर दिल्ली के यशोभूमि में ग्रिडकॉन 2025 में मंथन चल रहा है ताकि आने वाले समय की चुनौतियों से निपटा जा सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारियों और अधिकारियों में काम का तनाव कम करने के लिए रविवार को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से यूनिटी क्रिकेट कप का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खेल भावना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेल भावना से तनाव कम होता है और एकता का स्वभाव बनता है। गौरतलब है कि शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। टूर्नामेंट की विजेता शहरी विकास मंत्रालय की टीम रही। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव राहुल कपूर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। खेल भावना जो है अपने आप में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में कोई काम करता हो, विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो या कर्मचारी किसी विभाग के हैं, मिलकर के जब खेलते हैं तो उनके मन में खेल भावना से काम करने का एक स्वभाव ये बनता है। कभी भी काम करते हुए तनाव ना आए, इसलिए इस प्रकार के आयोजनों से व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है कि खेल खेलेंगे, एक दूसरा कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जीत हार का मतलब ये नहीं कि कोई जीवन से हार गया। कोई खेल भावना से भी थोड़ी देर के लिए एक प्रसंग आया, कंपटीशन हुआ, आज उसको मानो कम कोई अंक मिले या कम रन बनाए हैं, अगली बार और रन बनाएगा, दूसरा जो पहले से ज़्यादा बना रहा है वो और उससे ज़्यादा बनाएगा। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता की भावना समय बनती है। ये जो टूर्नामेंट यूनिटी कप का उद्देश्य, मेन उद्देश्य है, जो काफ़ी सीनियर ऑफिस वरिष्ठ अधिकारी है, सेक्रेटरी साहब है, एडिशनल सेक्रेटरी है, चेयरमैन अडको, चेयरमैन एनबीसीसी, डायरेक्टर जनरल सीपीडब्ल्यूडी, देन वाइस चेयरमैन डीडीए, ये सब टीम मिलके सीनियर वरिष्ठ अधिकारी, काफ़ी हम लोग क्या करता है, सुबह से शाम तक हम लोग ऑफिस में काम करता रहता है। इससे क्या होगा, स्ट्रेस बस्टर है, थोड़ा यूनिटी भी रहेगा, हेल्थ भी सही रहेगा, ये मेन उद्देश्य है। और पश्चिम बंगाल में बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र स्थित शंखचूड़ा बाजार में देवी काली की मूर्ति को तोड़ने की घटना सामने आई है और इसे लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को घेरा है। विधानसभा में नेता विपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना का वीडियो शेयर कर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल में मंदिरों को जलाने और हिंदू देवी देवताओं को अपवित्र करने जैसी घृणित और नापाक गतिविधियों के माध्यम से कट्टरपंथी और सांप्रदायिक दमन की सीमा पार संस्कृति बेरोक टोक रही है। पुलिस के डीजी और मुख्य सचिव से स्थिति का तुरंत जायजा लेने और कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई है। वहीं भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों को लेकर टीएमसी को घेरते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल तेजी से दूसरे बांग्लादेश में तब्दील होता जा रहा है। और तेलंगाना में विधान परिषद के आगामी द्विवार्षिक चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में अदांकी दयाकर, केतवत शंकर नाइक और विजय शांति को उतारा है। साथ ही कांग्रेस ने सीपीआई को एक सीट देने का फैसला भी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक समारोह के दौरान कहा कि भारत आर्थिक विकास को गति देने और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ एक सुगम व्यापार समझौते पर कार्य कर रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते टैरिफ विवादों के बीच भारत को उन देशों से संभावित माल डंपिंग से बचने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत किफायती आयात पर निर्भर घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा भी करेगा। भारत और अमेरिका 2030 तक व्यापार को दोगुना करके 500 अरब डॉलर करने के लक्ष्य के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इस दिशा में हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री के साथ व्यापार वार्ता पूरा करके स्वदेश लौटे हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों पर भी कहा कि जीएसटी दरों को और कम किया जाएगा और साथ ही कर दरों तथा स्लैब को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। बता दें कि इस वर्ष फरवरी में
भारत और अमेरिका ने इस वर्ष के अंत तक पारस्परिक बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने का प्रस्ताव किया है। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह वॉशिंगटन का दौरा किया और अमेरिका के वाणिज्य सचिव और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं भारत ने हाल ही में हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे विकसित देशों के लिए लागू अपने औसत शुल्कों को काफी हद तक घटा दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। भारत ने कैलिफोर्निया के मंदिर में हुई इस तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस तरह की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करता है। साथ ही रणधीर जायसवाल ने वहां की स्थानीय सरकार से घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पूजा स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा किया। उन्होंने अंतरिक्ष मनोविज्ञान पर उन्नत अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करते हुए एरोस्पेस चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान एवं विकास बढ़ाने का आह्वान किया। ये पहला मौका है जब किसी रक्षा मंत्री ने इस संस्थान का दौरा किया है। रक्षा मंत्री ने संस्थान में उन्नत अनुसंधान केंद्र का भी शुभारंभ किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने हवाई और अंतरिक्ष यातायात में निरंतर वृद्धि के मद्देनजर एरोस्पेस मेडिसिन में विशेषज्ञता की बढ़ती आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रक्षा के दृष्टिकोण से अंतरिक्ष युद्ध में भारत प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और भारतीय वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यदि आप डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखें, आज वारफेयर में स्पेस भी एक प्रमुख डोमेन के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। भारत ने इस ओर कदम आगे बढ़ाते हुए एंटी सैटेलाइट जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज पर अपनी महारत हासिल कर ली है। दुनिया भर में कई सारी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी अब स्पेस को एक्सप्लोर कर रही हैं। ऐसे में उन एस्ट्रोनॉट्स तक भी एरोस्पेस मेडिसिन की सुविधाओं को पहुंचाने में और उनके सामने आने वाले नए चैलेंजेस को टैकल करने की ओर भी हमें पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। भारतीय सेना की टुकड़ी आज भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 के लिए रवाना हुई। वहीं भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में होगा। 2011 में शुरू हुआ ये वार्षिक कार्यक्रम दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। पिछला अभ्यास जनवरी 2024 में भारत में हुआ था। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान का स्कॉर्पियन ब्रिगेड करेगी। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और विशेष बल अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। साथ ही स्नाइपिंग, बिल्डिंग इंटरवेंशन और माउंटेन क्राफ्ट पर ध्यान केंद्रित करना है। इस अभ्यास में किर्गिज नौरोज त्योहार के संबंध में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा और जो दोनों देशों के बीच मित्रता और रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने केंद्रीय बजट 2025 से 26 को लेकर देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान जुएल ओराम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय बजट 2025 से 26 एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए समर्पित है। ये परिवर्तनकारी बजट गांवों, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के समग्र विकास को प्राथमिकता देता है। जुएल ओराम ने बताया कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र बजट आवंटन 2024 से 25 में 10,237 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 से 26 में 14,925 करोड़ रुपए हो गया, जो 45.79% की प्रभावशाली वृद्धि है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।